Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is The Don Roy Doctrine, Venezuela's Fragile Pragmatism. तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है कि जैसे अभी यूएस ने वेनेजुएला पे जो भी उनके प्रेसिडेंट को मतलब अपने हिरासत में ले लिया है, ओवरथ्रो नहीं करी है गवर्नमेंट पर, फिर कंट्रोल भी कर रहा है वेनेजुएला को इकोनॉमिकली, और कैसे उसकी रेजीम को भी वहीं पे भी रहने दी है। तो इस न्यू अप्रोच को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये डॉन रॉय डॉक्ट्रिन है ना, जैसे कि ओल्ड मॉनरॉय डॉक्ट्राइन होती थी एक, कि जिसमें यूरोप जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता था। अब वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक डॉन रॉय डॉक्ट्राइन करके अपनी निकाली है। तो शॉकिंग कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि यूएस ने अबडक्ट कर लिया वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को, और सेम टाइम पे यूएस वेलकम कर रहा है ऑपोजिशन लीडर मारिया को, जिन्होंने अभी उन्हें वो दिया, नोबेल पीस प्राइज़ भी दे दिया था अपना। और फिर सीआईए के डायरेक्टर जो हैं वो डेल्सी रॉड्रिग्स से मिले हैं, एक टॉप लीडर फ्रॉम मदुरोस ओन गवर्नमेंट। फिर ट्रंप ने डेल्सी रॉड्रिग को भी पब्लिकली प्रेज किया। सो यूएस ने अटैक किया रिजीम को, पर लेकिन उसके साथ काम भी कर रही है। तो डॉन रॉय डॉक्ट्रिन है क्या? ये डेमोक्रेसी या नेशन बिल्डिंग के बारे में नहीं है। ये सिर्फ है कि कैसे मैक्सिमम कंट्रोल, मैक्सिमम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए। अनलाइक ईरान और इराक, यूएस नहीं चाहता कि वो वेनेजुएला को रीबिल्ड करे या उस सब की कोशिश नहीं कर रहा है। उसको सिर्फ ऑयल चाहिए, स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस चाहिए, दैट्स इट। अगर लोकल गवर्नमेंट कॉपरेट कर रही है तो वो रह सकती है, उसे कोई मतलब नहीं है। नियो कॉलोनियलिज्म सॉरी कॉलोनियलिज्म इन एक्शन। तो बेसिकली आर्टिकल क्वामे निक्रोमा के जो थॉट्स थे कि जैसे एक कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट लग सकती है, पर उसकी जो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स हैं कई बार वो कंट्रोल होती हैं फ्रॉम आउटसाइड। तो वैसा ही इस वक्त वेनेजुएला के साथ हो रहा है। उसके खुद के लीडर्स हैं, स्पीचेस हैं, पर जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो यूएस अप्रूवल पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये नियो कॉलोनियल कंट्रोल है, ना कि ओल्ड स्टाइल ऑक्यूपेशन। रेजीम मैनेजमेंट नॉट रेजीम चेंज। तो ट्रंप क्या कर रहे हैं? उन्होंने रेजीम मैनेजमेंट चूज़ किया है, रेजीम चेंज नहीं किया है। वो सिस्टम को वैसे ही चलने देना चाहते हैं, वो क्योस नहीं चाहते हैं जैसा इराक में हुआ है। रीजंस हैं कि ट्रंप को लंबी वॉर्स पसंद नहीं है, और जो मेगा सपोर्टर्स हैं वो पोस्ट करते हैं एंडलेस फॉरेन इंटरवेंशंस। डेल्सी रॉड्रिग को एक ऐसा देखा जा रहा है कि वो कोई ऐसे इंसान रहेंगी कि वो मिलिट्री को बैलेंस कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ रूलिंग पार्टी की हार्डलाइनर्स को, और कंट्री को स्टेबलाइज रख पाएँ। वाई द अपोजिशन डिडंट गेन पावर। तो वेनेजुएला की जो अपोजिशन थी वो फ्रेगमेंटेड थी, इंस्टीट्यूशन को लैक करती थी, एक प्रॉपर उनमें हेड नहीं था। जो लीडर्स थे वो अंडरग्राउंड थे या अब्रॉड थे। जो मारिया कोरिना उनमें से थी, उन्होंने यूएस एक्शंस को बहुत अच्छे से सपोर्ट भी किया, एग्जैजरेट भी किए क्लेम्स वॉशिंगटन को खुश करने के लिए, पर जो यूएस है उन्होंने उनको ट्रस्ट नहीं करा इफेक्टिवली गवर्न करने के लिए। लेट द बोलिवेरियन लीडरशिप कैपिटुलेट। तो यहाँ पे क्या है, क्रिटिक्स कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, पर आर्टिकल आर्ग्यू करते हैं कोई रियल ऑल्टरनेटिव ही नहीं था। वेनेजुएला के ऑलरेडी यूएस सैंक्शंस उस पर लगी हुई थी, ऑयल एक्सपोर्ट्स ब्लॉक थे, शिप्स सीज कर ली जाती थी जब भी वो पास करती थी। चाइना और रशिया ने भी यूएस को चैलेंज किया नहीं, इंटरवीन करने से मिलिट्रली या इकोनॉमिकली रिफ्यूज़ कर दिया। तो सर्वाइवल के लिए प्रैग्मेटिज्म की ज़रूरत थी, ना कि आइडियोलॉजी की। ऑयल इज़ द की लेवरेज। तो वेनेजुएला की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ ऑयल पे डिपेंड करती है। अंडर सैंक्शंस ऑयल एक्सपोर्ट्स कोलैप्स्ड। हाइपर इन्फ्लेशन ने लिविंग स्टैंडर्ड्स ख़राब कर दिए। डेल्सी रॉड्रिग ने हाइपर इन्फ्लेशन कम किया, मॉडेस्ट ग्रोथ को फिर से शुरू किया, ऑयल आउटपुट को फ्रॉम 4 लाख से 9 लाख बैरल्स पर डे पर लाए, लॉज पास किए अलाउइंग मोर प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लेस स्टेट कंट्रोल ओवर ऑयल। हाउ यूएस कंट्रोल्स वेनेजुएला टुडे। तो ऑयल जो रेवेन्यूज़ हैं अब वो फॉरेन अकाउंट्स में जा रहे हैं, सिर्फ यूएस अप्रूवल से ही यूज़ करे जा सकता है। वेनेजुएला को इंपोर्ट्स खरीदने पड़ेंगे फ्रॉम यूएस कंपनीज, और कुछ फर्म्स को लिमिटेड एक्सेस दिया गया है वेनेजुएलियन ऑयल पे। सैंक्शंस जो है वो लिफ्ट करे गए हैं सिर्फ तभी जब वो यूएस को बेनिफिट कर रहे हो तब। अब वेनेजुएला एक सबऑर्डिनेटेड पार्टनर की तरह हो गया है। पहले वेनेजुएला के स्ट्रिक्ट टर्म्स होते थे फॉरेन कंपनीज़ के लिए, पर लेकिन अब जो टर्म्स हैं वो दोबारा लिखे जा रहे हैं प्रेशर में आके। वेनेजुएला के पास लेस कंट्रोल है
है और लेस प्रॉफिट है, पर लेकिन टोटल रेजिस्टेंस से तो इकोनॉमी पूरी ही कोलैप्स कर जाएगी। ये फोर्स्ड कॉपरेशन है, ना कि फ्री चॉइस। लिमिट्स ऑफ यूएस पावर टू। तो वेनेजुएलियन जो ऑयल है वो बहुत हैवी और एक्सपेंसिव है प्रोसेस करने के लिए, तो बिग कंपनीज कहती हैं ये बहुत रिस्की काम है, प्रॉफिटेबल नहीं है उतना। लो ऑयल प्राइसेस से इंसेंटिव्स कम होंगे, तो यूएस को इवेंचुअली ज़्यादा मार्केट एक्सेस की तरफ जाना पड़ेगा, हो सकता है फिर धीरे धीरे चाइना और इंडिया को भी सेल करे। देन बेटर रेवेन्यू शेयरिंग। बिगर लेसन्स फॉर ग्लोबल साउथ। तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन अलोन इनफ नहीं है। जब भी कोई हेजीमनी इंटरवीन करेगी, इंडिविजुअल कंट्रीज़ जो है वो वीक हैं। चाइना और रशिया मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यूएस के साथ नहीं करते। तो की लेसन्स आर ग्लोबल साउथ मस्ट एक्ट कलेक्टिवली, नॉट रिलाई ऑन ग्रेट पावर्स फॉर प्रोटेक्शन। सो द क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज़ वेनेजुएला आज के टाइम पे फुली सोवरन नहीं है, ना ही फुली ऑक्यूपाइड है, एक ग्रे जोन में है, पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली कंट्रोल्ड है। तो ये न्यू फेस है इंपीरियल पावर का इन द 21st सेंचुरी। नेक्स्ट आर्टिकल इज बिगर स्कूल्स बेटर फ्यूचर्स। तो इस आर्टिकल का कोर आइडिया क्या है कि जो बिगर वेल डिज़ाइन स्कूल्स हैं उनमें बेटर लर्निंग आउटकम्स आ सकती है। इंडिया के ने एक्सेस टू स्कूल पे तो बहुत फोकस किया है, पर लेकिन क्वालिटी पे अब हमें फोकस करना है। नेक्स्ट फेज हमारा रिफॉर्म का ये रहना चाहिए अबाउट द इंटीग्रेटेड कॉम्पोजिट एंड कंसोलिडेटेड स्कूल्स। तो चाइना स्केल के बारे में कैसे शो करता है। चाइना में जो क्लास 1 से 9 के स्कूल्स हैं उनमें ऑलमोस्ट 1200 स्टूडेंट्स हैं। किंडरगार्टन से 12th तक के जो स्कूल्स हैं एवरेज उनमें 2800 स्टूडेंट्स हैं। देन चाइना के पास सिर्फ 1/3 नंबर ऑफ स्कूल्स हैं जितने इंडिया में हैं, डिस्पाइट बीइंग 3 टाइम्स इंडिया साइज़। तो स्केल के कारण ही जो चाइनीज़ स्कूल्स हैं वो बेटर, हर एक मतलब उनमें अब जब बड़ा स्कूल होगा तो आपको ज़्यादा टीचर चाहिए होंगे, आप ज़्यादा टीचर्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स रख सकोगे। वोकेशनल लैब्स भी एक कॉमन बन जाएंगी सबके लिए। काउंसलर, स्पोर्ट फैसिलिटीज़, आईसीटी लैब्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छे से कराई जा सकेंगी। जब वही फ्रेगमेंटेड स्कूल्स होंगे, बहुत छोटे छोटे स्कूल्स होंगे, तो सब में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये NEP 2020 इन्विजन्स जो इंडिया के हैं उनसे मैच भी कर रहा है। देन इंडियाज़ करंट स्कूल रियलिटी क्या है कि हमारा हाईली फ्रेगमेंटेड स्कूल नेटवर्क है। की नंबर्स हमें शो करते हैं यूडाइज 24-25 के, कि हमारे पास 5.6 लाख स्कूल्स हैं जिनमें 50 स्टूडेंट से भी कम है। अब 50 बच्चों के लिए कैसे हर एक लैब, हर एक फैसिलिटी लाई जा सकती है। 1 लाख प्लस सिंगल टीचर स्कूल्स हैं जो सर्व करें 33 लाख स्टूडेंट्स को। मल्टी ग्रेड टीचिंग इज़ कॉमन ड्यू टू लो इनरोलमेंट। सेकेंडरी लेवल पे क्या हो रहा है, 40% गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनमें 100 से भी कम बच्चे हैं। सिर्फ 19% स्कूल्स के पास फंक्शनल आईसीटी लैब्स हैं, 51% के पास इंटीग्रेटेड साइंस लैब्स हैं, 10% हायर और सेकेंडरी क्लासेस ऑफर कर रहे हैं, 6% वोकेशनल एजुकेशन। स्मॉल साइज से क्वालिटी एजुकेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। स्मॉल स्कूल स्ट्रगल क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स नहीं है, पुअर लैब्स हैं, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कोई काउंसलिंग या कैरियर गाइडेंस नहीं है, लिमिटेड स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर ऑप्शंस। Then secondary education becomes exam focused, not learning focused. So Indian states already experimenting with solutions. तो काफ़ी स्टेट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स लार्जर इंटीग्रेटेड स्कूल्स। राजस्थान के जैसे आदर्श स्कूल्स करके हैं, वो उन्होंने एक अपग्रेडेड स्कूल बना लिया है पर ग्राम पंचायत। तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ एंड सेकेंडरी क्लासेस। यूपी में क्या है, मॉडल कॉम्पोजिट स्कूल क्लासेस 1 to 12 के लिए बनाए गए हैं जिसमें स्मार्ट स्कूल्स, वाईफाई, टेक बेस्ड लर्निंग। मध्य प्रदेश ने 36,000 अंडर एनरोल्ड स्कूल्स को मर्ज किया, इंट्रोड्यूस किया CM राइज महर्षि संदीपानी स्कूल्स, 1 स्कूल फॉर एवरी 25 to 30 विलेजेस। बाकी स्टेट्स ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात वो भी धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। कॉम्पोजिट स्कूल्स सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि दे आर नॉट जस्ट अबाउट एफिशिएंसी। तो गोल क्या है, बेटर लर्निंग एंड नॉट जस्ट कॉस्ट सेविंग। बेनिफिट्स क्या है कि 1 टीचर पर क्लास एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आ पाएंगे, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स बन सकेंगी, इक्विटी इज़ असेंशियल। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंश्योर करें कि कोई भी बच्चा एक्सेस लूज़ ना कर दे स्कूल का। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग हो, कम्युनिटी, पेरेंट्स, टीचर्स सब इन्वॉल्व हों। विजन 1 इज़ कि किंडरगार्टन से 8 तक के स्कूल्स हर एक ग्राम पंचायत में हो बाय 2035। हम K8
इंटीग्रेटेड स्कूल्स बना सकें द डिफ़ॉल्ट मॉडल, एंड ईच स्कूल सर्व्स ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट्स टुगेदर, दे कैन एजुकेट 8.1 करोड़ चिल्ड्रन। बेनिफिट्स क्या रहेंगे? मिनिमम एनरोलमेंट फॉर 1 टीचर पर क्लास, बेटर फैसिलिटीज़ एंड स्ट्रॉन्गर लर्निंग एनवायरनमेंट्स। सेकेंडरी स्कूल चैलेंज, तो ट्रांजिशन गैप्स क्या हैं कि 87% move from middle to secondary, but only 75% reach the higher secondary. तो करंट सेकेंडरी स्कूल जो है वो फ्रेगमेंटेड है, अंडर रिसोर्स और वीक इन लैब्स, टीचर्स एंड कैरियर पाथवेज। विजन 2 क्या होना चाहिए हमारा? लार्ज कॉम्पोजिट सेकेंडरी स्कूल्स फ्रॉम क्लास 9 to 12। बाय 2035 इंडिया के पास 8 करोड़ स्टूडेंट्स होंगे इन क्लासेस 9 to 12। This scale allows well-equipped campuses, subject specialists, career guidance, academic plus vocational pathways, application-based real-world learning. Transport support ensures distance doesn't become a barrier and dropouts reduce. तो हमें अब क्या चाहिए टू अचीव दिस ट्रांसफॉर्मेशन? हर एक स्टेट को एक कस्टम रोड मैप की ज़रूरत है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी, जोग्राफी, एग्जिस्टिंग स्कूल नेटवर्क्स। तो 4 की लेवर्स: टीचर डिप्लॉयमेंट, 1 टीचर पर क्लास, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, तो लोकल डिसीजन मेकिंग हो, मतलब सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हो। देन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस, बसेस, बाइसिकल्स, हॉस्टल्स जैसी भी चाहिए हो। सस्टेनेबल फंडिंग हो, समग्र शिक्षा, देन स्टेट फंड्स, कोऑर्डिनेशन हो बाकी स्कीम्स के साथ। सो द क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन एजुकेशन इज नॉट मोर schools but better schools. Integrated, composite, well-resourced schools are the pathway to equity, quality, universal education. So the road to high quality education runs through bigger integrated schools. So that's all for the articles today. Thank you.